हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि जब हम लोग किसी को सामान उधारी पे देते हैं तो हम लोग को पता है हम उनको अपना डेटर्स कहते हैं। पर डेटर्स को जब हम सामान उधारी पे बेचते हैं उसके बाद एक रिस्क क्या रहता है कि कुछ रुपया हो सकता है बैड डेट हो जाए। यानी जितना मैंने उधारी में पेमेंट दिया है सामान, सारा पैसा मैं कलेक्ट ना कर पाऊं, कुछ एक डेटर मेरा पैसा मार ले जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। ठीक है, तो क्या होता है कंपनी को भी पता होता है या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होता है कि कुछ एक परसेंट रुपया तो हम लोग का बैड डेट में जाना है। तो वो लोग क्या करते हैं पहले से इसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे कुछ बहुत अच्छे डेटर्स होते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि मैं उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर करूं, तो उसके लिए भी मैं पहले से प्रोविजन बना के रखता हूं। उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के बाद, यानी उसको नहीं बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, माइनस करने के बाद जो डेटर आता है उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। और फिर वो प्रोविजन माइनस करने के बाद जो फाइनल डेटर बचता है वो डेटर को हम बैलेंस शीट में एक्चुअली शो करते हैं फाइनल अकाउंट। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट हम क्रिएट करते हैं या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करते हैं, या फिर कभी कभार कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में मेरे क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड भी बना लेते हैं। पर टेक्निकली ये सही नहीं है क्योंकि अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि वी शुड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। यानी फ्यूचर में अगर मेरे को कोई डिस्काउंट मिलने वाला है क्रेडिटर से तो उसका प्रोविजन ना बनाए। हाँ, अगर फ्यूचर में आप किसी को देने वाले हो तो यू कैन एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस या फ्यूचर एक्सपेंसेस, उसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर डिस्काउंट देना है या कुछ बैड डेट होने का चांसेस है तो उसका प्रोविजन आप एडवांस में बना सकते हैं। यानी वी कैन एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस। बट अगर फ्यूचर में कोई डिस्काउंट मिलने वाला है तो वी शुड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन्स। बट क्या होता है कभी कभार कुछ कंपनी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड का भी लेजर बनाती है, पर टेक्निकली ऐसा करना नहीं चाहिए और बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। पर क्योंकि हम चैप्टर सीख रहे हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड का भी सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक वैसे बेसिक कैलकुलेशन समझाता हूं कि इसको किया कैसे जाता है, उसके बाद अपने लोग चैप्टर के थ्योरी में जाएंगे। तो देखो टोटल क्या क्या लेजर्स हम लोग को इस चैप्टर में बनाने पड़ सकते हैं। सन्ड्री डेटर का अकाउंट बनाना पड़ सकता है, बैड डेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो बनाना पड़ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट लेजर्स है और ये जो बैलेंस शीट है ये सब हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, एंट्री क्या होगा, ये सब कुछ अभी हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं ताकि यू पीपल गेट मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें क्या क्या लेजर्स बनाने पड़ेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कि मैंने जो बोला कि कुछ बैड डेट हो जाता है, बाकी के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये कैलकुलेट कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो मान लो कि मेरा क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, तो 31 मार्च को मेरे पास यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स मान लो 42,000। ठीक है, और उसके बाद ईयर एंड होने के बाद मेरे को पता चला कि 2,000 रुपया का डेटर और जो था वो भी पैसा देने से मना कर दिया या फिर वो भी बैड डेट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम फर्दर बैड डेट। देखो जो बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर होता है वो ऑलरेडी माइनस करने के बाद ही ये बैलेंस 42,000 आया है। समझो इसको। देखो डेटर का लेजर चलते हैं, वहां देखो सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस जो भी था उसमें सेल्स हम लोग फर्दर किए। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल्स रिटर्न आया होगा, फिर कुछ पैसा हमने कलेक्शन किया, कुछ हमने डिस्काउंट अलाउ किया यहाँ पर, फिर कुछ बैड डेट जो ड्यूरिंग द ईयर होना था वो हो गया। तो ये जो नॉर्मल ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट है वो तो ऑलरेडी इस डेटर के बैलेंस से माइनस करने के बाद ही ये क्लोजिंग बैलेंस 42,000 मेरे को मिला है। ठीक है, यानी हो सकता है कि ये जो 42,000 है ये कैसे आया। ओपनिंग बैलेंस मान लो 20,000 रुपया था, फिर मैंने मान लो
60,000 का बिक्री किया, ठीक है, उसमें से मुझे कैश कलेक्शन आ गया मान लो 30,000, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे को 35,000 रुपया कलेक्शन आया, 1,000 रुपया मैंने डिस्काउंट अलाउ किया और 2,000 मेरा ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट। तो ये सारे कलेक्शन आने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर बचा है कितना, 42,000। तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर में ये सारा कुछ एडजस्ट होने के बाद ये फिगर आता, तो वो हम लोग बैलेंस शीट में लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। पर मान लो उसके बाद मेरे को और पता चला कि और मेरा कोई 2,000 रुपया डूब गया, वो हुआ मेरा डेटर का लेजर क्लोज करने के बाद, यानी ऑन द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट मुझे अचानक से पता चलता है, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, कि 2,000 रुपया का फर्दर बैड डेट हो गया। यानी पहला जो बैड डेट हुआ था 2,000 रुपया का वो तो हुआ ही, फर्दर बैड डेट और 2,000 रुपया का हो गया, तो ये 2,000 रुपया हम लोग फर्दर बैड डेट में लिखते, तो आ गया 40,000। अब ये जो 40,000 है इसमें भी मान लो हम अज्यूम करते हैं कि मेरा 10% रुपया और डूब सकता है, तो मैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये शॉर्ट फॉर्म है देखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो वो मैं 10% इसका प्रोविजन बनाता हूं, तो 10% ऑफ किसका बनेगा, 40,000 का। तो मान लो 4,000 रुपया मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाए, तो वो 4,000 बनाने के बाद मेरे पास 36,000 के जो डेटर्स हैं, दे आर माई गुड डेटर्स। क्या बोलेंगे, दे आर माई गुड डेटर्स, जिसका मेरे को पूरा भरोसा है कि इसका रुपया आएगा, तो इनको मैं डिस्काउंट ऑफर करना चाहूंगा। तो मान लो इनको आई एम ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ से 5%, तो 36,000 का 5% मैं ऑफर करूंगा, ना ही 42,000 का, ना ही 40,000। ये सब माइनस करने के बाद जो मेरे गुड डेटर्स बचते हैं उसके ऊपर 5% कैलकुलेट होगा। तो ये 36,000 का 5% अगर मैं करता हूं तो 1,800 रुपया आएगा, तो वो माइनस करने के बाद मेरे पास बचता है 34,200 रुपी एज अ क्लोजिंग फिगर। समझ में आ गया? तो ये जितना हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम लोग माइनस करते हैं और उसके बाद ये फाइनल फिगर बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर का और ये प्रोविजन का कैसे प्लस माइनस करना है, ये कंसेप्ट पहले बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बुक में जब हम लोग पढ़ेंगे या फिर स्कूल में हमें जब पढ़ाया जाएगा तो बैलेंस शीट एकदम लास्ट में बताया जाएगा, पहले जर्नल एंट्री बताया जाएगा, फिर लेजर बताया जाएगा। बट क्या होता है ना, जब जर्नल और लेजर कर रहे होते हैं उस समय अगर ये कैलकुलेशन हमें नहीं क्लियर होना कि क्या चीज कहां से माइनस होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, तब क्या होता है वहां पर लेजर बनाते समय या जर्नल करते समय बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आई ऑलवेज प्रिफर कि पहले हम लोग को ये कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए कि कौन से फिगर के ऊपर, कौन से अमाउंट के ऊपर हम लोग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कैलकुलेट करते हैं, और फिर माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग गुड डेटर्स बचता है उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक बार कैलकुलेशन क्लियर हो गया ना, अब देखो हम लोग जब जर्नल सीखेंगे या लेजर बनाना सीखेंगे तो कंसेप्चुअली हम लोग को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि जर्नल का इम्पैक्ट क्या हो रहा है या लेजर का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो पहले थोड़ा सा थ्योरी में समझ लेते हैं ये चैप्टर को, और उसके बाद में दोबारा आऊंगा और वहां पर हम लोग जर्नल या लेजर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो बैक टू द नोट्स। देखो क्या है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग ऑन क्रेडिट, यानी जब भी हम कोई सामान उधारी पे बेचते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा होता है। नो मैटर हाउ केयरफुली द कस्टमर्स क्रेडिट रेटिंग्स आर चेक्ड, देयर आर ऑलवेज सम कस्टमर्स हु डू नॉट पे। हम कितना ही अच्छा क्रेडिट रेटिंग चेक कर लें, पर जब हम किसी को उधारी में सामान बेचते हैं या किसी को लोन देते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चांसेस है कि मेरा पैसा डूब सकता है। A debt is proclaimed bad, यानी किसी भी डेट को हम बैड कब बोलते हैं, when all the reasonable efforts to recover the money have failed, यानी मैंने हर पर्याप्त कोशिश की कि उससे मुझे पैसा मिल जाए, पर उसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है
कि वो मेरे को देने के पोजीशन में ही नहीं। तो जब मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि अब ये रुपया मिलने का कोई चांस नहीं है, तब मैं उसे डिसाइड करूंगा कि ये बैड डेट। बैड डेट्स में बी फंडामेंटली सेपरेटेड इनटू 3 कैटेगरी। द बैड डेट जो होता है 3 कैटेगरी में हम इसको सेपरेट करते हैं। पहला कैटेगरी है बैड डेट्स रिटन ऑफ, दूसरा कैटेगरी है रिकवर्ड और तीसरा है प्रोवाइडेड फॉर। तो रिटन ऑफ मतलब मैंने उसे मान लिया है कि वो पैसा डूब गया। When the personal account balance, that is the debt of a customer, is proclaimed irrecoverable, जब हम उसको प्रोक्लेम कर दें कि ये पैसा अब मिलने का ही नहीं, then the policy adopted should be one of writing off। तब हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट को राइट ऑफ कर देते हैं, यानी मान लेते हैं कि ये पैसा डूब। तो उस समय हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री याद रखना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और अभी जैसा हम लोगों ने देखा था, यहां पर देखो, अभी जैसे हम लोगों ने डेटर का लेजर में देखा, वहां पर क्या लिखा, देखो बाय बैड डेट्स लिखा। तो एंट्री जर्नल एंट्री होता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और डेटर्स के अकाउंट में लिखेंगे बाय बैड डेट। क्या लिखेंगे, बाय बैड डेट। क्लियर। और बैड डेट का जो लेजर बनेगा, बैड डेट के लेजर में यहाँ के लिख देंगे टू सन्ड्री डेटर्स 2000 रुपीज। और क्योंकि बाद में फिर फर्दर बैड डेट हुआ था, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2000 तो पुराना था और फर्दर बैड डेट 2000 का हुआ, तो टोटल मेरा बैड डेट यहाँ पर आ जाएगा 4000। मैंने जो एग्जांपल लिया था याद है, उसमें 2000 रुपया तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ था बैड डेट, और 2000 फिर फर्दर बैड डेट हुआ था जो हमें बैलेंस शीट बनाते समय पता चला। तो टोटल बैड डेट हुआ था 4000। तो यहाँ पर डेटर का तो लेजर क्लोज हो चुका था, तो पुराना बैड डेट तो मैंने लिख दिया था, बाद वाला बैड डेट का तो हम लोग को पता नहीं चला, तो वो हम लोग डेटर के लेजर में नहीं लिख पाए, वो हम लोग डायरेक्टली क्या किए, बैलेंस शीट से माइनस कर। ठीक है, तो वो चीज हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में फर्दर बैड डेट बोल के दिखा दिया। तो टोटल बैड डेट एक्चुअली में 4000 रुपये, तो इसलिए बैड डेट में हम लोग लिखे टू सन्ड्री डेटर्स बैड 2000। उसमें हम ऐड फर्दर बैड डेट लिख सकते थे, देखो ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, या फिर ये भी एक तरीका है करने का, 2000 दिखाओ पुराना, ठीक है, नया में दिखाओ ऐड फर्दर बैड डेट। कैसे दिखाएंगे, ऐड फर्दर बैड डेट 2000, और यहां पर फिर टोटल करके 4000। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। टू सन्ड्री डेटर्स में 2000 दिखाए, ऐड फर्दर बैड डेट किए 2000, और टोटल बैड डेट हो गया 4000। तो जब भी कोई रुपया डूबता है तो दो स्टेजेस पे डूबता है, एक तो ड्यूरिंग द ईयर, जिसका मुझे शुरू से पता था, मैं शुरू से उसको डेटर के लेजर में ऑलरेडी एंट्री करते आया हूं बाय बैड, तो इसीलिए जर्नल एंट्री हुआ था बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और एडजस्टमेंट में अगर फर्दर बैड डेट निकल आता है, तो उसका एंट्री हम लोग डेटर के लेजर में तो नहीं कर पाते हैं, बैड डेट में ऐड कर देते हैं फर्दर बैड डेट, और फिर वहां पर बैलेंस शीट से हम लोग लेस फर्दर बैड डेट बोल के बैलेंस शीट में माइनस कर देते हैं। तो बैड डेट से रिलेटेड यही दो चीज हम लोग को सीखना है, कि एक बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर जिसका मुझे शुरू से पता था, और एक एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स या व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स अ फर्दर बैड डेट ऑफ 2000 वाज नोटिस्ड। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट में हम लोग डेटर से माइनस कर देंगे, और जो मेरा बैड डेट अकाउंट है उसमें ऐड फर्दर बैड डेट बोल के 2000 लिख देंगे, तो टोटल मेरा यहाँ 4000 आ गया। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो जब बैड डेट्स रिकवर्ड होता है तो कैसे होता है, ओकेजनली अ डेट व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड इन द करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में लेटर बी रियलाइज्ड। कभी कभी हो सकता है कि कुछ रुपया को मैंने मान लिया था कि ये रुपया डूब जाए, पर बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर, इस ईयर तो मैंने उसको बैड डेट दिखा दिया, पर नेक्स्ट ईयर मान लो वो ईमानदार आदमी था, ऑनेस्ट पर्सन था, वो खुद चला के मेरे को पैसा देने आया, बोला देखिए मेरे पास उस समय फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब था, मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाया, बट अभी मैं आपको आपका पैसा चुकाना चाहता हूं। तो जो रुपया मैंने पहले से बैड डेट मान लिया था, वो रुपया अगर वो मेरे को चुकाने आया है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कैश या बैंक। अगर कैश दिया है तो कैश, अगर वो चेक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। तो क्या लिखेंगे,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसका देखो हम लोग यहाँ जो लेजर बना रहे हैं उस लेजर में कहीं कोई एंट्री नहीं, इसका सिर्फ एक जर्नल एंट्री हो जाएगा। और हम लोग जो भी लेजर बनाए, चाहे वो डेटर अकाउंट बनाए हो, चाहे वो बैड डेट अकाउंट, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, कहीं पर भी इसका कोई एंट्री नहीं। हमने जो 5 या 6 लेजर देखा वो कोई भी लेजर में कहीं भी इसका कोई पोस्टिंग नहीं, इसका सिंपल एक जर्नल एंट्री बन जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, हाँ पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा बाद में, क्योंकि पैसा मिला है तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड का फाइनल क्या होगा, पीएल में ट्रांसफर होगा। तो पीएल में ये बैड डेट्स रिकवर्ड का एंट्री क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल। यानी पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और फिर होता है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग लेजर में क्या होगा, लेजर में जो पीएल अकाउंट बनाए हैं वहां पर हम लोग जाके बाई साइड में लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोग का पीएल अकाउंट बना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, वहां पर हम लोग बाई साइड में लिख देंगे बाई बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बाई बैड डेट्स रिकवर्ड। तो पीएल में हम लोग बाई बैड डेट्स रिकवर्ड बोल के दिखा सकते। और ऊपर में जितना भी लेजर है यहाँ पर देख लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट या बैड डेट अकाउंट या सन्डी डेटर अकाउंट, यहाँ पर ये 4-5 लेजर में इसका एंट्री नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एकदम क्लियर हो गया कि बैड डेट्स रिकवर्ड का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। एक होता है पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और फिर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो पीएल में हम लोग लिख देते हैं बाई बैड डेट्स रिकवर्ड। इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं। डन। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्रोवाइडेड फॉर। प्रोवाइडेड फॉर का मतलब क्या होता है, एन अकाउंट बिकम्स डाउटफुल इफ दे बिकम इंक्रीजिंगली ओवरड्यू। अगर क्या होता है, अकाउंट्स में बहुत दिन हो जा रहा है, उसका पैसा आ ही नहीं रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई पैसा दे दो, वो बोल रहा है आज देंगे, कल देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, यानी वो टालते जा रहा है, इज नॉट एक्चुअली पेइंग। तो जैसे जैसे वो उधारी पुराना होने लगता है वैसे वैसे उसको बोलते हैं कि इट इज बिकमिंग ओवरड्यू। द बिजनेस मस्ट प्रोवाइड फॉर डाउटफुल अकाउंट व्हेन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनल अकाउंट। तो बिजनेस को जरूरी क्या होता है, द बिजनेस मस्ट प्रिपेयर फॉर डाउटफुल अकाउंट व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल अकाउंट। यानी जब भी हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। यानी जितना मुझे डाउट है कि इतना रुपया और डूब सकता है, उसका मैं पहले से प्रोविजन बना के रखता हूं। ठीक है, तो उसका प्रोविजन जब बनाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, उसका लेजर में क्या पोस्टिंग होता है, यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग को डिटेल में अब पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आया 3 तरह का ट्रीटमेंट क्या है। या तो हम बैड डेट घोषित कर देंगे तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या तो पुराना बैड डेट्स कोई रिकवर हो जाएगा तो कैश टू बैड डेट रिकवरी एंड बैड डेट रिकवरी टू पीएल, और या फिर हम लोग को अगर शक है कि इतना रुपया डूब सकता है तो उसका हम पहले से प्रोविजन बना के रखेंगे। नेक्स्ट, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रोविजन। यानी जो प्रोविजन हमें बनाना है वो प्रोविजन को हम एस्टिमेट करते हैं। पहले से तो एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होता है कि इतना रुपया एग्जैक्टली मेरा डूब जाएगा। हम लोग को एक एस्टिमेशन लेना पड़ता है कि मुझे शक है कि इतना रुपया और डूब सकता है। आई डोंट नो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, हम लोग शक के बेसिस पे एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि इतना रुपया डूब सकता है। अब आता है कि एस्टिमेट करने का क्या क्या मेथड्स। So there are 3 methods of estimating the amount of provision. Number 1, to decide on percentage based on the past records and experience of the total debtors at the end of the trading period. यानी end of the trading period के बाद जो मेरे पास डेटर बचे हैं, ठीक है, मेरा पिछले 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस क्या बोलता है। देखो फर्स्ट ईयर अगर हम लोग बिजनेस चालू किए तो अभी हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो इस साल तो हो सकता है हम प्रोविजन बना ही ना, इस साल तो जितना रुपया डूबना होगा डूब जाएगा। पर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस साल जितना रुपया डूबा आउट ऑफ माय टोटल डेटर्स,
वो एक्सपीरियंस मेरे को नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मैं प्रोविजन एस्टिमेट कर पाऊं। तो अगर मैंने देखा कि पिछले साल टोटल डेटर्स का 10% रुपया डूबा था, तो इस साल भी अगर मेरा क्लोजिंग डेटर 50,000 रुपया है, तो कहीं ना कहीं आई कैन एस्टिमेट कि 10% यानी 5,000 रुपया और डूब सकता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं टू डिसाइड ऑन परसेंटेज बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द टोटल डेटर्स एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड। अब जैसे अपने लोग यहाँ जब बैलेंस शीट बनाए थे, तो मैंने क्या प्रोविजन लिया था, देखो मेरा एंड ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड में मेरा डेटर कितना बचा था, 40,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद मेरा फाइनल डेटर एंड ऑफ द पीरियड में 40,000 बचा। और मैंने क्या एस्टिमेट किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने एस्टिमेट किया था एट द रेट ऑफ से 10%। ठीक है, तब मैंने बनाया था 40,000 का 10%, दैट इज 4,000। तो ये 10% मुझे कहां से पता चला, मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि जो एंड ऑफ द पीरियड में टोटल डेटर होगा उसका 10% रुपया डूब सकता है। तो मैंने प्रोविजन बना दिया 4,000 रुपये। इस तरह से पहला तरीका है जिससे हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा तरीका है टू प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक डेट्स कंसिडर्ड लाइकली टू बिकम इररिकवरेबल। अब मान लो मुझे कोई स्पेसिफिक डेट के बारे में पता है कि एक कोई मिस्टर के को मैंने 2,000 रुपया का उधारी का सामान बेचा है, और मुझे पर्सनली पता है कि मिस्टर एक के का, जिसको मैंने सामान बेचा है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब है एंड ही इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू बिकम इंसॉल्वेंट, यानी ये 2,000 रुपया मेरे को मिलने का नहीं है। तो वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक डेट है, मिस्टर के का एक स्पेसिफिक डेट है 2,000 रुपया। वो मेरे को कहीं ना कहीं पता है कि उसका ये रुपया मेरे को मिलने वाला नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उस 2,000 का पूरा 100% प्रोविजन एस्टिमेट कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मान लो अपने ही केस में इसमें 2,000 रुपया मिस्टर के का करना पड़ता, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट मेरा 10% जो आया था, उसको मैं क्या करता, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता। यहाँ पर 4,000 के साथ 2,000 रुपये और स्पेसिफिक बनाते, तो हम लोग का क्या हो जाता है, 6,000 रुपये हो जाता। बट एक्चुअली क्या होता, देखो समझो, मेरा क्लोजिंग डेटर कितना आया था, 40,000। तो 40,000 में मैं पहले स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर मिस्टर के बनाता। क्या बनाता, स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर मिस्टर के। तो मिस्टर के से मुझे पता है 2,000 रुपया डूबना है, तो मैंने उसका 2,000 रुपया माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर मेरे पास बचा 38,000। ठीक है, और अब इस 38,000 पे मैं पीबीडीडी क्रिएट करता एट द रेट ऑफ से 10%। तो 38,000 पे मैं 3,800 प्रोविजन क्रिएट करता, तो ये 3,800 में माइनस करता, तब मेरे पास एक्चुअली में फिगर आ जाता 34,200। तो इस तरह से प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बनाना हो, तो पहले मेरा जो क्लोजिंग डेटर 40,000 है, उस पे हम स्पेसिफिक प्रोविजन बनाएंगे, मिस्टर के या जो भी है उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन 2,000 का बनाएंगे। वो स्पेसिफिक प्रोविजन माइनस करने के बाद जो 38,000 आया, उस 38,000 के ऊपर अब जो जनरल प्रोविजन मैं 10% का बनाता हूँ, वो जनरल प्रोविजन अब माइनस करने के बाद जो 38,000 आएगा, उसके ऊपर मेरा 3,800 बनेगा। तब जाके मेरा क्लोजिंग डेटर कितना आएगा, 34,200। अब आता है कि बैलेंस शीट में इसको रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे। तो बैलेंस शीट में जब हम दिखाएंगे, तो टोटल प्रोविजन क्या करेंगे, इसको एडअप कर देंगे, 2,000 और 3,800, यानी 5,800 रुपया में टोटल प्रोविजन यहाँ पर दिखा दें। मेरे को अलग से स्पेसिफिक बोलने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं 5,800 रुपया प्रोविजन टोटल दिखा दूंगा। यहाँ पर फिर एट द रेट मेरे को कोई लिखने का जरूरत। ठीक है, तो पीबीडीडी में सीधा एडअप कर दिया। वर्किंग नोट में ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा वर्किंग नोट बन जाएगा। ये जो पोर्शन है ये बन जाएगा मेरा वर्किंग नोट, कि मेरा डेटर 40,000 का था, स्पेसिफिक 2,000 बनाया, फिर बैलेंस 38,000 बचा, फिर उसके ऊपर 10% बनाया,
तब क्लोजिंग 34,200। ठीक है, और ये वर्किंग नोट करने के बाद बैलेंस शीट में जब दिखाऊंगा तो मैं लेस पीवीडीडी टोटल 5800 यहां पर दिखा दूंगा। अब 34,200 हुआ, तो 34,200 पे फिर अगर पीवीडीडी मैंने 5% बनाना है तो यहां पर फिर एट द रेट 5% अगर मेरे को बनाना है तो 34,200 का 5% आएगा, वो आएगा 1710। तब जाके ये 32,490 रुपया मेरा हो जाए। क्लियर? देखो ये कैलकुलेशन दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या होता है, स्टूडेंट लोग जर्नल और लेजर में ज्यादा फोकस करते हैं, पर क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन का समय आता है तो दे गेट कंप्लीटली कंफ्यूज। और लेजर का तो जैसे तैसे पोस्टिंग रट लिए हैं, पर कैलकुलेशन समझ में आया नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वहां पर क्या वो लोग वर्किंग नोट बना ही नहीं पाते। बैलेंस शीट को जो रिप्रेजेंट करना है ऐसे जैसे मैंने दिखाया वैसे वो लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, जर्नल आते हुए भी लेजर आते हुए भी सम नहीं होता, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या लेजर करेंगे तो फटाफट होगा लेजर, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग बना लिया। जब भी स्पेसिफिक प्रोविजन करना होगा और साथ साथ जनरल प्रोविजन करना होगा तो स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल का ऐसे वर्किंग कर लेंगे, और वर्किंग करने के बाद हम लोग फिर डायरेक्टली बैलेंस शीट में पीवीडीडी दिखा के जैसे हम लोग का फॉर्मेट है वैसे कर। ठीक है, तो समझ में आ गया मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग प्रोविजन की प्रोविजन एस्टिमेट करने का क्या क्या तरीका है। तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग जनरल प्रोविजन लेके चल रहे हैं, मान लो 10% का। और दूसरा है प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक डेट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिस्टर केक। और तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जो अभी हम लोगों ने जस्ट प्रैक्टिस किया है कि अगर दोनों करेंगे तो कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट में उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आई होप कैलकुलेशन वाइज हम लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन क्या क्या है, कितना अलग अलग मेथड है जिससे हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। The methods in use with respect to the construction of doubtful debt provision are as follows. Number one, the amount of provision is debited to bad debt account and credited to provision for doubtful debt. यानी ये बोलना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि जितना रुपया का हम प्रोविजन बनाएंगे वो प्रोविजन क्या होगा, वो प्रोविजन को हम बैड डेट में डेबिट कर देंगे एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये पहला तरीका, यानी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पर ये गलत टेक्निक है, इसलिए ये फॉलो नहीं होता। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये टेक्निक हम लोग फॉलो नहीं करने वाले, क्योंकि ये टेक्निक के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो ये बोल रहा है कि जो मैंने एस्टिमेट किया है कि इतना रुपया डूब सकता है उसको आज ही बैड डेट दिखा दो। ऐसे कैसे हम दिखा दें? बैड डेट उसको बोलते हैं जो एक्चुअली में डूब गया है, श्योर हो गए कि इतना रुपया मेरा डूब गया, तब बैड डेट बोलते। ये लोग बोल रहे हैं नहीं, आपने जो प्रोविजन बनाने का सोचा है आप उसी को बैड डेट डेबिट करो। तो ये टेक्निकली कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं लगता है कि ये रुपया मेरे को ऐसा लग रहा है कि डूब सकता है, डूबा थोड़ी है कि हम अभी से बैड डेट को डेबिट कर दें। तो इसीलिए ये टेक्निकली रॉन्ग तरीका है और हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम लोग फॉलो करेंगे। The amount of provision is debited directly to profit and loss account and credited to provision for doubtful debt. तो यहां पर ये टेक्निकली सही लग रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बनाएंगे और पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी पीएल अकाउंट में से कुछ रुपया हम लोग डेबिट करके प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, और फिर बाद में अगर बैड डेट होता है तो उस प्रोविजन से हम लोग एडजस्ट करेंगे। यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी जो नया प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे उसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नाउ यहां पर भी देखो क्या लिखा है, देयर इज एन ऑब्जेक्शन रेज्ड टू द फर्स्ट मेथड दैट द अमाउंट इज नॉट एन एक्चुअल बैड डेट बट ओनली अ पॉसिबल बैड डेट, हेंस दिस मेथड इज जनरली अवॉइडेड। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि नंबर 1 वाला मेथड हम अप्लाई नहीं करें। तो मेथड्स ऑफ डीलिंग विद बैड डेट, तो फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड तो भूल ही जाओ, हम लोग करने ही नहीं वाले हैं, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ठीक है,
नेक्स्ट कम टू सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड को करने का दो तरीका है और ये दोनों तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं इसको अभी लिख के भी समझाऊंगा, एक बार पहले यहां से रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग और डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वे क्या है? इन दिस बैड डेट्स आर ट्रांसफर टू प्रोविजन मेड सेपरेटली फॉर देम and the balance of provision for doubtful debt is then adjusted to the amount required for the next year. The provision मतलब जो एंट्री बनेगा वो बनेगा पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ठीक है, एंट्री क्या बनेगा? पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। अब इसको हम लोग लेजर से समझेंगे, मैं इसको लिख के समझाता हूं कि वो क्या है। यानी ये बोलना चाह रहा है कि मान लो एक पीएल अकाउंट होता है हम लोग का और एक पीबीडीडी अकाउंट। तो अज्यूमिंग कि ये मेरा बिजनेस फर्स्ट ईयर का बिजनेस, ठीक है, आई एम डूइंग बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा पहले से प्रोविजन कुछ भी नहीं है, यानी पीबीडीडी। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या है? बाई बैलेंस बीडी इज निल, मेरा कोई भी प्रोविजन। ठीक है, तो मेरा अगर कुछ भी बैड डेट होता है तो वो पीएल में डायरेक्टली जाएगा टू बैड डेट। फिर मैं सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करूंगा? इस बार प्रोविजन बना लूंगा एक, कि इस बार तो मैंने प्रोविजन कुछ भी नहीं था, पर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन बना लेंगे। तो पीएल अकाउंट में आ गया टू पीबीडीडी। तो हमने कितना का प्रोविजन बनाया? मान लो हमने प्रोविजन बनाया 4,000 रुपये, तो टू पीबीडीडी हो गया 4,000। तो यहां पर आ जाएगा बाई पीएल 4,000 और यहां हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 4,000, यानी क्लोजिंग बैलेंस हो गया मेरा 4,000। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का काम हो गया, यानी फर्स्ट ईयर जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट ईयर क्या हो? नेक्स्ट ईयर फिर पीएल अकाउंट बना है और ये पीबीडीडी अकाउंट बनेगा। तो ये 4,000 मेरा आ जाएगा बाई बैलेंस और डाउनवर्ड 4,000, क्योंकि पिछले बार का ऑलरेडी 4,000 का मेरे पास है। तो इस बार जो बैड डेट होगा, पीएल अकाउंट बोलेगा देखो इस बार तो तुम्हारे पास रुपया है, तो वो बैड डेट मेरे से मत मांगो, तुम अपने आप मैनेज करो। तो मान लो इस बार बैड डेट हुआ है 3,000, तो वो बैड डेट अब पीएल में डेबिट नहीं करके मैं यहां डेबिट करूंगा टू बैड डेट 3,000। ठीक है, और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस मेरे को कितना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस जो मेरे को नया प्रोविजन क्रिएट करना होगा। ठीक है, नया प्रोविजन मान लो मेरा डेटर है 50,000 और उसका 10% मुझे क्रिएट करना है। तो 50,000 का 10% यानी 5,000 शुड बी माई क्लोजिंग बैलेंस, मतलब प्रोविजन का नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे को 5,000 का प्रोविजन चाहिए। तो पीएल अकाउंट बोलेगा 4,000 का तुम्हारे पास था, 3,000 आपने यूज किया, यानी 1,000 अभी भी आपके पास है। तो आपको 5,000 चाहिए, 1,000 ऑलरेडी है, आई विल गिव यू ओनली 4,000। तो पीएल से मेरे को 4,000 रुपया और मिल जाएगा और पीएल में आ जाएगा टू पीबीडीडी 4,000। समझ में आया किस तरह से ये ईयर बाय ईयर चलते रहेगा? तो मेरे को हमेशा अपने क्लोजिंग डेटर के ऊपर जो भी 10% 5% जो भी क्रिएट करना है वो मेरा यहाँ पर टू बैलेंस सीडी बने। ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर का बाई बैलेंस बीडी बने। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस होगा ये पीएल मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से हम लोग पीएल अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बनाते हैं। अब आता है बैड डेट अकाउंट के साथ क्या होगा। तो बैड डेट अकाउंट जो मेरा बनेगा वो तो नॉर्मल बनेगा। तो पहले साल जो बैड डेट हुआ, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर जो फर्स्ट ईयर हुआ था, मान लो 2,000 रुपया बैड डेट हुआ था, अज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में जो बैड डेट हुआ ये 2,000 रुपया हुआ। तो ये जो फर्स्ट ईयर बैड डेट हुआ 2,000 रुपया का, वो तो पीएल में डायरेक्ट गया। तो यहाँ टू सन्ड्री डेटर 2,000 रुपया, यहाँ आ जाएगा बाई पीएल 2,000। तो फर्स्ट ईयर का तो कुछ नहीं करें। सेकेंड ईयर जो बैड डेट हुआ टू सन्ड्री डेटर 3,000 रुपया का, वो एडजस्ट होगा बाई पीबीडीडी।
प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से एडजस्ट होगा और बैड डेट हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी। तो यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या है? ये एक गुल्लक के जैसा है जिसमें हम पहले से रुपया डाल के रखते हैं कि अगर रुपया बैड डेट हो जाए तो हम इस गुल्लक से निकाल के उसका भरपाई करें। ठीक है, तो ये पीएल अकाउंट हुआ, बैड डेट अकाउंट हुआ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। ये तीनों का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन है और इसके बेसिस पे हम लोग को सारा एंट्री करना हो। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इट। मैं इसको अभी चलो हम लोग एक्सेल शीट में चलते हैं और फेयरली इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये तो मैंने एक रफली आइडिया दे दिया कि कैसे किया जाए। ठीक है, फेयरली इसको कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहला डेटर का तो अभी कोई काम नहीं है, बैड डेट का चलो लेते हैं। तो मान लो फर्स्ट ईयर में मेरा बैड डेट हुआ कितना रुपया, 2000। यहाँ देखो पहला साल मेरा मान लो बैड डेट हुआ था 2000 रुपया और फिर फर्दर बैड डेट 2000 का पता चला तो टोटल बैड डेट हुआ 4000। पर पहले साल तो मेरा कोई पहले से प्रोविजन बना नहीं हुआ है, तो पहला प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 0 है। फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो मेरा पीबीडीडी कितना है, 0 है। तो मेरे को यहां से कोई हेल्प नहीं मिल सकता, तो ये जो बैड डेट हुआ ये पूरा 4000 रुपया पीएल में जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो बैड डेट होगा, मान लो नेक्स्ट ईयर फिर बैड डेट होता है, नेक्स्ट ईयर बैड डेट हुआ मान लो 3000 रुपये। फर्दर बैड डेट अज्यूम करते हैं कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर जब बैड डेट होगा तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर प्रोविजन होगा, देखो पहले साल प्रोविजन कुछ नहीं था तो मेरा यहाँ टू बैड डेट भी मैं एडजस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो पहले साल ये टू बैड डेट नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी कर दिया। तो टू बैलेंस सीडी में क्या होगा, मेरे पास मान लो कितना का बैलेंस था, मेरे पास 40,000 का डेटर था। तो 40,000 का 10% मान लो मैंने डिसाइड किया कि 4000 रुपया में 4000 का मैं प्रोविजन बना। तो 4000 का प्रोविजन बनेंगे तो ये पीएल से ही जाएगा, तो पीएल अकाउंट में यहाँ पर आ गया। तो फर्स्ट ईयर का मेरा खाता क्लोज और यहाँ पर 4000 का प्रोविजन होगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मेरा बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड आएगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर मेरा बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड आ जाएगा 4000। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर अगर मेरा बैड डेट हुआ है 3000 रुपया तो मेरे को यहां से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे टू बैड डेट, 3000 रुपये यहां से एडजस्ट। और मान लो मेरे को अब क्लोजिंग बैलेंस मेरा 50,000 है, तो टू बैलेंस सीडी अगर मेरे को चाहिए 50,000 का 10%, तो मेरे को 5,000 का प्रोविजन बनाना होगा। अज्यूमिंग कि मेरे को दिया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग डेटर 50,000 है और अपने को प्रोविजन एज यूजुअल 10% बनाना है। तो 50,000 का 10% जो मेरे को प्रोविजन बनाना है वो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो यहाँ 8,000 है, यहाँ पर 4,000 है, तो अगेन यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा पीएल आ जाएगा 3,000 रुपया बैलेंस। ठीक है, तो ये ईयर बाय ईयर इस तरह से चलते रहेगा। एकदम क्लियर हो गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर कैसे बन रहा है। फर्स्ट ईयर अगर मेरा बिजनेस का पहला साल है तो पहले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रहा है, मैंने पहला बैलेंस शीट जो बन रहा है उसमें जनरली हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट ईयर जो बैड डेट होगा वो पूरा का पूरा पीएल से होगा। पर नेक्स्ट ईयर क्योंकि फर्स्ट ईयर मैंने प्रोविजन क्रिएट कर लिया था क्लोजिंग में, तो मेरे को नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस 4,000 रुपया प्रोविजन मिल जाएगा। तो अब अगर 4000 में 3000 का बैड डेट हुआ है तो वो बैड डेट कौन एडजस्ट करेगा, वो बैड डेट एडजस्ट करेगा पीबीटी।
वो बैड डेट हम लोग का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से एडजस्ट होगा, पीएल अकाउंट से एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन में उतना रुपया है। अज्यूम करते हैं कि मान लो अगर यहाँ पर 3000 की जगह 5000 का बैड डेट हो, तो क्या करें? तब यहाँ पर एक सिचुएशन आता कि प्रोविजन में तो मेरे पास 4000 रुपया है, ओपनिंग बैलेंस तो 4000 है मेरे पास, अब डूब गया यहाँ पर कितना, 5000 रुपया डूब गया, तो कहां से लाके? तो प्रोविजन में 4000 है, तो 4000 तो यहाँ से मैनेज करो और बाद बाकी 1000 रुपया आप पीएल से मदद ले सकते हो। तो बाई पीएल अकाउंट हम लोग का 1000 रुपया यहाँ से मदद मिल जाए, यानी जितना प्रोविजन में है पहले उतना रुपया प्रोविजन से लो, बाद में अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो पीएल का मदद ले सकते। प्रोविजन में कितना जाएगा? प्रोविजन में जाएगा टू बैड डेट 4000, ठीक है, 5000 नहीं 4000, क्योंकि प्रोविजन से 4000 एडजस्ट हो, तो 4000 प्रोविजन में जाएगा, नया प्रोविजन 5000 क्रिएट करना है, तो पीएल से फिर 5000 रुपए। पीएल में क्या होगा? इंटरेस्टिंग फैक्ट इज पीएल में क्या होगा, तो पीएल जब आप अपने बनाएंगे तो प्रोविजन में 5000 बना, नेक्स्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर 5000 का प्रोविजन बना और 1000 रुपया का बैड डेट का भी मदद करना पड़ा, तो टू बैड डेट मेरा 1000 रुपया यहां पर से एडजस्ट। ये मैं बात कर रहा हूं सेकेंड ईयर का, जहां पर मेरे पास 4000 का प्रोविजन था और 5000 का बैड डेट हो गया। तो अगर प्रोविजन 4 का था और बैड डेट 5 का हुआ है, तो 4000 रुपया पीबीडीडी से एडजस्ट हो गया था, 1000 रुपया पीएल में आएगा बैड डेट, ठीक है। और नया प्रोविजन जो बना टू पीबीडीडी, वो यहाँ पर 5000 रुपया जो नया बना वो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। क्लियर हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे बनता है, कैसे इसका एंट्री करते हैं? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो फर्स्ट ईयर अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 0 है जैसे यहाँ दिख रहा है, तो फिर पूरा का पूरा पीएल में जाएगा। तो अगर फर्स्ट ईयर का पीएल होगा तो वहां पूरा का पूरा बैड डेट लिखेंगे, फिर टू पीबीडीडी का कोई रोल नहीं, टू पीबीडीडी तो जो क्रिएट हुआ वो हो गई, बैड डेट में भी टोटल 4000 रुपये आ जाए फर्स्ट ईयर में। अगर मैं फर्स्ट ईयर का बताऊं तो फर्स्ट ईयर में मैं क्या लिखूंगा? बैड डेट में लिखूंगा टोटल 4000 रुपया और प्रोविजन जो 4000 का क्रिएट हुआ था वो भी लिखूंगा, ये फर्स्ट ईयर का हो। पर सेकेंड ईयर जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, पर नेक्स्ट ईयर जो मेरा पीएल अकाउंट बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें बैड डेट आएगा सिर्फ 1000 रुपया और पीबीडीडी बनेगा मेरा 5000, ये आएगा 1000 रुपया और पीबीडीडी बनेगा 5000, ये सेकेंड ईयर का होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पीबीडीडी बना था 4000 रुपया, बैड डेट भी हुआ था 4000 रुपया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में बैड डेट हुआ सिर्फ 1000 रुपया और पीबीडीडी बना 5000। तो ये ईयर बाय ईयर हम लोग को कैलकुलेशन करते हुए दिखाना, ठीक है। तो ये अलग ईयर है टोटल और ये पूरा एक फर्स्ट ईयर का, मैंने टोटल नहीं कर रहा हूँ, लेजर का जैसे बनाते वैसे नहीं बना पा रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग को एंट्री करना। तो आई होप ये क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट कि कैसे हम लोग को एंट्री करना। तो ये फर्स्ट वे ऑफ डीलिंग द थिंग्स। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वे क्या है। सेकेंड वे है, इन दिस बैड डेट्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू पीएल, thus entirely ignoring the PBDD, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट में ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जितना भी बैड डेट होता है पीएल में ट्रांसफर करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज देन एडजस्टेड टू द फिगर रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, और फिर नेक्स्ट ईयर में जो फिगर चाहिए उसके हिसाब से हम लोग प्रोविजन एडजस्ट करते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको समझो। तो मैं सेकंड ईयर का ही बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर तो वैसे ही हम लोगों ने पूरा पीएल में डाला था तो कोई टेंशन नहीं। सेकंड ईयर में मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीबीडीडी में कुछ नहीं डालूंगा, ये सेकंड मेथड। मैं जो भी नुकसान हुआ मेरा पूरा पीएल में डालूंगा, यानी पूरा बैड डेट में क्या करूंगा? पीएल में डालूंगा। अब आता है सेकंड ईयर प्रोविजन का क्या होगा। तो मेरा ओपनिंग प्रोविजन 4000 था, बैड डेट तो मैं यहाँ कुछ डालने वाला ही नहीं हूँ, ठीक है। क्लोजिंग मेरे को 5000 का बैलेंस चाहिए, तो पीएल में यहाँ पर आ जाएगा 1000।
तो अल्टीमेटली देखो पीएल में कितना रुपया जा रहा है, यहां पर जा रहा है 1000 रुपया और यहां पर जा रहा है 5000। तो बैड डेट के नाम पे 5000 रुपया गया और प्रोविजन के नाम पे 1000 रुपया, 6000 रुपया। और यहां पर भी अल्टीमेटली टोटल 6000 रुपया ही गया था, पर क्या था, फिगर थोड़ा अलग था। वहां पर बैड डेट के नाम पे 1000 था और पीबीडीडी के नाम पे 5000। अभी क्या हो गया, बैड डेट के नाम पे हो गया 5000 और पीबीडीडी के नाम पे हो गया 1000। बट अल्टीमेटली पीएल अकाउंट इज सेम। पहले भी पीएल 6000 रुपया से डेबिट हो रहा था, आज भी पीएल 6000 रुपया से डेबिट। इसका मतलब मेरा जो सम्स है वो राइट है, चाहे मैं फर्स्ट वे से करूं या सेकंड वे से। फर्स्ट वे बोलता है कि क्योंकि आपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बनाया है, तो फिर जितना रुपया बैड डेट होता है उसमें से एडजस्ट करो। फर्स्ट मेथड ये बोलता है। सेकंड मेथड बोलता है प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है, जो भी बैड डेट हुआ सीधा पीएल में डाल। ओपनिंग बैलेंस है तो भी, नहीं है तो। फर्स्ट ईयर तो नहीं था तो यहाँ डाले, सेकंड ईयर प्रोविजन है तो भी हम पीएल में ही पूरा 5000 रुपया डाले हैं, प्रोविजन अकाउंट से कोई लेना देना। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रोविजन अकाउंट में क्या होगा, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 4000 था, क्लोजिंग मेरे को 5000 मेंटेन करना है, तो 1000 रुपया मेरे को पीएल से और मिल जाएगा। तो बाई पीएल बैलेंसिंग फिगर 1000 रुपया। बैड डेट का एंट्री यहाँ पर नहीं। ठीक है, ये कौन सा वे है, ये सेकंड वे ऑफ डूइंग दिस। अब क्वेश्चन आता है सर हम लोग को कौन सा करना है और एग्जाम में कौन सा आएगा। हम लोग को दोनों करना है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, दोनों प्रैक्टिस करना है, दोनों आना चाहिए हम लोग को अच्छा से। और एग्जाम में क्या होगा, वो लोग बोल सकता है कि बैड डेट इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम प्रोविजन अकाउंट। तो अगर बोल दिया है चला कि बैड डेट को प्रोविजन से ही एडजस्ट करना है, तो इसका मतलब हम लोग को फर्स्ट वे से ही करना होगा। और अगर कुछ नहीं बोला है कि एडजस्ट प्रोविजन से होगा या नहीं होगा, तो फिर हम लोग के पास चॉइस है कि हम फर्स्ट वे से करना चाहें या सेकंड वे से। ठीक है। और अगर चला के बोल दिया कि बैड डेट इज नॉट टू बी एडजस्टेड फ्रॉम प्रोविजन, तो फिर समझ जाना सेकंड वे से ही करना है। जब बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट करने मना कर दिया है, तो ऑप्शन क्या है, फिर सेकंड वे से करना है। तो इनडायरेक्टली मेरा बोलने का मतलब है हम लोग को दोनों वे से करना अच्छी तरीका से आना, तभी हम लोग इस सम्स को कर पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्टी। ठीक है, इसको सेग्रीगेट करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ कलर कर देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे कि ये फर्स्ट ईयर यहाँ खत्म हो गया और सेकंड ईयर यहाँ। ठीक है, टोटल मैंने नहीं किया, टोटल तो कर लेंगे हम लोग, उसमें कोई बड़ा बात नहीं। इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट समझ में आए। और फिर प्रोविजन का हम लोग को, डिस्काउंट का मैं बात करूंगा, डिस्काउंट अलाउड का भी बात करूंगा। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड का अभी नहीं करते, डिस्काउंट अलाउड का बात करूंगा, डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। तो जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, वैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड होता है। जनरली फर्स्ट ईयर तो प्रोविजन होता नहीं है, तो जो भी डिस्काउंट अलाउड होगा वो पीएल में चला जाएगा, जस्ट लाइक बैड डेट। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड का एक लेजर खुलेगा। ठीक है, मैंने नहीं बनाया है, तो अपने बना सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड का भी एक लेजर बना सकते हैं जैसे बैड डेट का बनाए। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको डिस्काउंट अलाउड कर देता हूँ। मान लो ये डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड में क्या होगा कि हम लोग का 2 सन्ड्री डेटर होगा यहाँ पर भी। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 2 सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर मान लो मैंने 500 रुपया डिस्काउंट अलाउ किया, तो पहला साल अगर प्रोविजन कुछ नहीं है तो बाई पीएल चला जाएगा। काम खत्म। नेक्स्ट ईयर अगर प्रोविजन है, ठीक है, तो मान लो अगर 600 रुपया मैंने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो अगर हम फर्स्ट वे से कर रहे हैं तो बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसमें से एडजस्ट हो जाएगा 500। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वे से कर रहे हैं, और अगर हम सेकंड वे से कर रहे हैं तो फिर इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बाई पीएल कर देंगे। तो ये अपने ऊपर है कि हम फर्स्ट वे से कर रहे हैं या सेकंड वे से। फर्स्ट वे से करेंगे तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स से एडजस्ट होगा, गिवन दैट कि मेरे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड मान लो 1000 रुपया
ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये सेकंड ईयर का बना है, ठीक है, अज्यूमिंग कि ये सेकंड ईयर है, तो मेरे पास पहले से ओपनिंग प्रोविजन 1000 रुपया है, तो जो मैं डिस्काउंट अलाउ किया हूँ नेक्स्ट ईयर 600 रुपया, वो यहाँ से एडजस्ट हो जाए। और अब मेरे को अगर क्लोजिंग में मान लो मेरे को प्रोविजन चाहिए 800 रुपया का, तो क्लोजिंग भी टू बैलेंस शीट 800 रुपया हो गया, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर मेरा 800 रुपया 400 रुपया आ गया, ठीक है। ये सेकंड ईयर है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन था, प्रोविजन में 1000 रुपया था, तो मैंने अगर 600 रुपया या 500 रुपया 600 रुपया डिस्काउंट अलाउ किया है, तो वो इस गुल्लक में से निकला है, इस गुल्लक में से निकला है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड के गुल्लक से निकला है। और क्लोजिंग में मेरे पास जो डेटर है उसका अगर मुझे डिस्काउंट बनाना है तो 800 रुपया का फिगर आया, वो 800 रुपया मेरे को यहाँ लिखना है, तो यहाँ पर 1400 हो गया, ठीक है। 1400 में फिर हम लोग 1000 रुपया माइनस करके बैलेंसिंग फिगर 400। क्वेश्चन आता है ये फिगर कहाँ से आया सर? यहाँ पर देखो मैंने बैलेंस शीट में सिखाया था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीका से कि मेरे को जो प्रोविजन मतलब पीबीडीडी माइनस करने के बाद जो डेटर आएगा उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना, तो वो फिगर मान लो 800 रुपया आया, तो वो 800 रुपया मैंने जो आया था फिगर, वो 800 रुपया यहाँ पर लिख दिया और फिर अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंसिंग फिगर 400। तो जिस तरह से बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट के बीच में लेजर में कनेक्शन है, सेम वही कनेक्शन है डिस्काउंट अलाउड और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि पहले से हम लोग कैलकुलेशन करें, ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग को पहले से करना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो, ठीक है। चलो एक सम मैं शुरू से लेके बताता हूं कि कैसे करना, अज्यूमिंग कि दिस इज नॉट माय फर्स्ट ईयर, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये मेरा फर्स्ट ईयर नहीं, तो इसको पूरा डिलीट करते हैं एक बार। चलो अब एक कंप्लीट सम देखते हैं और देखते हैं कि सम्स जब एग्जाम में आएगा तो हम लोग को उसको कैसे करना है, तो क्या होगा, इससे आइडिया थोड़ा हमारा और क्लियर होगा। अभी तक थोड़ा आइडिया मिल चुका है कि लेजर को करते कैसे हैं, इस सम को रीड करने के बाद और बहुत क्लियरिटी आएगा कि कैसे हम लोग को एग्जाम में करना है। देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1 जनवरी 2004 MS धीरा एंड कंपनी हैड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 65280, यानी 1 जनवरी दिया, यानी ओपनिंग प्रोविजन मेरे पास पहले से 6580 का है। फिर बोल रहा है द बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर 04, ड्यूरिंग द ईयर 04 का मतलब हम लोग का जो पीरियड चल रहा है 1104 से लेके 31 दिसंबर 04 चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर होगा 1105 से 31 दिसंबर 05, इस तरह से। तो बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 04 है 4380, और फिर बोल रहा है द डेटर एज ऑन 31 दिसंबर 04 1,60,000, तो क्लोजिंग डेट में मेरे पास जो डेटर है वो 1,60,000 का, और मेरे को प्रोविजन जो बनाना है, द फर्म मेंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, और मेरे को 5% के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट करना है। फिर बोल रहा है बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 2005, ठीक है, तो 2004 में मेरे को 3 इंफॉर्मेशन क्या मिला कि बैड डेट मिला 6580 का, डेटर था 1,60,000 का जिसपे 5% प्रोविजन बनाना। अब 2005 के लिए मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, 2006 के लिए कुछ मिलेगा। तो 2005 के लिए क्या मिल रहा है, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 2005 वाज 7430 एंड बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 2006 वाज 2120, ठीक है, फाइन। अब बोल रहे हैं द टोटल डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2005 एंड 2006 आर एज फॉलोज, आर 1,96,000 रुपया और 1,24,000 रुपया, यानी 31 दिसंबर 05 को 1,96,000 का डेटर था और यहाँ पर 1,24,000 का मेरा डेटर है, और मेरे को प्रोविजन वही 5% बनाना है। तो ये देखो इस तरह से हम लोग वर्किंग करते हैं, वर्किंग जब करेंगे तो इस तरह से हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। Show necessary ledger accounts giving effects of the above and also show how the items would appear in PL account and also show the balance sheet. तो PL बैलेंस शीट सब बनाना है और 3 साल का अपने को प्रॉपर लेजर दिखाना, ठीक है। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे। तो पहले अगर क्वेश्चन को अपने को क्लियर करना है ना, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेंगे, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं।
2005, 2004, 2005, 2006। मेरा बैड डेट कितना है? ठीक है, मेरा बैड डेट मेरे को दिया हुआ है 2004 में बैड डेट हुआ है 6580, 2005 में बैड डेट हुआ है 7430, 2006 में मेरा बैड डेट हुआ है 2120। ठीक है, मेरा सन्ड्री डेटर्स कितना है? डेटर्स मेरे को पहले दिया हुआ है 1,60,000, फिर नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है 1,96,000 और उसके बाद दिया है 1,24,000। और मेरे को प्रोविजन जो बनाना है 5%, तो ऑटोमेटिकली मेरा पीबीडीडी कितना आ जाएगा? मेरा पीबीडीडी आ जाएगा इक्वल्स टू इतना इंटू 0.05, 8,000 रुपया का मेरा प्रोविजन आ जाएगा। यहाँ पर मेरा प्रोविजन आ जाएगा 9,800 का, यहाँ पर मेरा प्रोविजन आ जाएगा 6,200। तो क्या हुआ, इससे मेरा एक इंफॉर्मेशन मेरा पूरा चार्ट में आ गया कि ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट कितना कितना हुआ है, सन्ड्री डेटर का बैलेंस जो भी है उसमें मेरे को प्रोविजन कितना बना। ठीक है, अब देखो हम लोग एक एक करके लेजर को पकड़ेंगे, एक साथ सारा लेजर को नहीं पकड़ेंगे। पहले हम लोग बैड डेट अकाउंट को पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग पीबीडीडी अकाउंट को पकड़ेंगे, फिर पीएल और बैलेंस शीट में। तो बैड डेट अकाउंट में हम लोग को पता है पहले साल 6580, फिर 7430, फिर 2120। तो बैड डेट अकाउंट में देखो हाथों हाथ फटाफट तीनों साल का एंट्री कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस मेरे को पता ही है, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 6580 का था। ठीक है ना, तो मेरे पास ऑलरेडी 6580 है प्रोविजन में, तो मैं वहां से 4380 ले सकता हूँ। तो बैड डेट में लिख देंगे टू सन्ड्री डेटर्स 4380 बाय पीबीडीडी 4380, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सेकंड ईयर में लिख देंगे टू सन्ड्री डेटर्स 7430 बाय प्रोविजन 7430। ठीक है, क्यों, कैसे पता चला 7430? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन 8,000 का है। या फिर बेटर होगा कि पहले हम लोग पीबीडीडी बना लें। ठीक है, पहले प्रोविजन का अकाउंट बना लो। अगर बैड डेट में कंफ्यूजन होता है कि इतना बैलेंस था कि नहीं, पहले पीबीडीडी अकाउंट बना ले। तो ओपनिंग बैलेंस 6580 था, बैड डेट फर्स्ट ईयर 4380 का हुआ और प्रोविजन हम लोग 8,000 का क्रिएट किया। देखो ये टेबल में देखो, यहाँ से मिलेगा सारा इनको। फर्स्ट ईयर मेरे पास बैड डेट 6580 का हुआ, मैंने प्रोविजन 8,000 का बनाया, और पहले से मेरे पास प्रोविजन कितना था? पहले से मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन था, अच्छा प्रोविजन मेरे पास 6580 का था, बैड डेट हुआ था 4380 का, सॉरी बैड डेट फर्स्ट ईयर हुआ था 4380 का था। मेरे पास प्रोविजन जो पहले से था वो था 6580 का, यानी ओपनिंग प्रोविजन ऑलरेडी आई हैव इज 6580, ये मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग प्रोविजन में है। फिर ड्यूरिंग द ईयर इतना 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 प्रोविजन बना, तो मेरे पास ओपनिंग में 6580 है, वहां से 4380 मेरा बैड डेट हुआ और 8,000 का मैंने प्रोविजन क्रिएट किया। तो 6580 ओपनिंग प्रोविजन है, 4,380 का बैड डेट हुआ, फिर मैंने नया प्रोविजन क्रिएट किया 8,000, तो पीएल में चला गया 5,800। नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस सीडी जो था वो बाई बैलेंस बीडी बन गया, फिर बैड डेट हुआ 7430, क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। नया प्रोविजन हम लोगों ने क्रिएट किया 9,800 का, तो बाई पीएल हो गया 9230। फिर बाई बैलेंस बीडी आ गया 9,800, फिर बैड डेट हुआ 2120 का। क्लोजिंग मेरे को प्रोविजन बनाना है 6,200 का, 1,24,000 का 5%। तो मेरा यहाँ पर शॉर्टेज आया तो 2 पीएल हो गया इस बार 1480। तो ये अकाउंट क्लियर, और यहाँ से ये भी पता चल गया कि तीनों का तीनों बैड डेट मेरा प्रोविजन से एडजस्ट हुआ है। तो जो भी बैड डेट है बाई पीबीडीडी कर दो तीनों साल का। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर में 4,380 बाई पीबीडीडी, फिर टू सन्ड्री डेटर बाई पीबीडीडी और फिर टू सन्ड्री डेटर बाई पीबीडीडी। यानी बैड डेट इज वेरी सिंपल। पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट अगर बना लेते हैं तो बैड डेट एकदम आसानी से बन जाएगा। अब बचा पीएल में क्या दिखाएंगे और बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट ईयर पीएल में दिखाएंगे टू पीबीडीडी 5,800 रुपया। कहां से आया? फर्स्ट ईयर 5,800, सेकेंड ईयर 9,230 और थर्ड ईयर 9,800, नहीं सॉरी थर्ड ईयर 1,480, टू साइड में उल्टा साइड। तो फर्स्ट ईयर 5,800, सेकेंड ईयर 9,230 और थर्ड ईयर
बाई साइड में 14,800। अब आता है बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो फर्स्ट ईयर मेरे पास 1,60,000 का डेटर था, मैंने 8,000 का प्रोविजन क्रिएट किया, तो मेरे पास 1,52,000 का डेटर बचा। नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे को बता रहा है कि मेरे पास क्लोजिंग में 1,96,000 का डेटर था, तो मैंने प्रोविजन डेफिनेटली 5% ही बनाया। तो 5% जो प्रोविजन बनाया वो 9,800 का प्रोविजन बना। तो नेक्स्ट ईयर जो प्रोविजन बना वो कितना का बना, 9,800 रुपया। तो 1,86,200 का बैलेंस बच गया। थर्ड ईयर मेरे पास डेटर बता रहा है 1,24,000 है। 1,24,000 का हम 5% प्रोविजन बनाएंगे तो कितना आ गया था, 6,200 रुपया करीब आ गया था। ठीक है, तो वो 6,200 को यहाँ लिख देंगे प्रोविजन में। तो मेरा थर्ड ईयर का बैलेंस शीट ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये 3 बार बनाना पड़ेगा। मेरे पास तो एक्सेल शीट था तो मैं डिलीट कर करके 3 बार दिखा दिया, बट आप लोग को कॉपी में जब बनाओगे तो बैलेंस शीट को 3 बार बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं था इसमें, तो बहुत आसानी से मेरा सम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन पढ़ के पहले अगर हम लोग ये चार्ट बनाए, ये चार्ट अगर पहले बन जाएगा तो हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सम्स को पढ़ते हैं और रीड करके सॉल्व करते हैं। डन। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको कैसे किया जाए। तो देखो क्या बोल रहा है, ऑन 31 दिसंबर 2004 वासुदेव डेटर्स ओड हिम 20,000 रुपये। तो वासुदेव के डेटर उससे 20,000 रुपया पाते। He had not up to this time maintained a provision for doubtful debt। अभी तक उसने कोई प्रोविजन नहीं बना रखा है। ठीक है, but now thought he should set up and decide that he should base his provision on 5% of debtor। यानी अभी तक कोई प्रोविजन नहीं बना, पर अब उसको जरूरत लग रहा है कि 5% प्रोविजन बनाया जाए। ठीक है, he made a necessary adjustment on 31st December 04। क्या एडजस्टमेंट किया, the following figures relate to the year ending 5 and 6। तो 2005 में बोल रहा है मैंने सेल्स किया 2,40,000 का, कैश रिसीव हुआ 2,30,000, बैड डेट हुआ 2,000। ठीक है, तो यहां से मेरे को 2005 का क्लोजिंग डेटर पता चल जाएगा। मेरा ओपनिंग डेटर कितना था, 20,000। ठीक है, तो 20,000 मेरा ओपनिंग डेटर था। फिर मैंने सामान बिक्री किया 2,40,000 का, तो प्लस कर दो, हो गया 2,60,000। ठीक है, उसमें से फिर 2,30,000 मेरे को कैश मिल गया, तो वो माइनस कर दो, तो मेरा बैलेंस बचता है 30,000। 30,000 में बोल रहे 2,000 रुपया आपका डूब गया, बैड डेट हो गया, तो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बचा 28,000। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर कितना बचा, 28,000 रुपया। तो नेक्स्ट 2006 के लिए क्या होगा, 2006 में ये होगा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 28,000 रुपया। फिर मैंने सामान बिक्री किया 2,60,000 का, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। तो मेरे पास 2,88,000 का डेटर बचा, उसमें से 2,72,000 कलेक्शन आ गया, तो 16,000 का डेटर बचा। उसमें से 600 रुपया बैड डेट हो गया, तो 15,400 का क्लोजिंग डेटर। तो क्या है, क्लोजिंग डेटर का बैलेंस ये लोग दिया नहीं था, यही इसमें ट्रिक। तो हम लोग को ये वर्किंग करके दोनों साल का क्लोजिंग डेटर निकाले। तो पहला साल का क्लोजिंग डेटर आया मेरा 28,000 रुपया, दूसरे साल का आया 2006 का आया 15,400, और प्रोविजन कितना बनाना है, दोनों का 5%। तो इसका 5% हो गया 1,400 रुपया का प्रोविजन, इसका 5% हो गया मेरा 770 रुपया का प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन पता ही चल गया, बैड डेट दोनों ईयर का पता चल गया। इस ईयर का बैड डेट है 600 रुपया, इसके पहले ईयर का बैड डेट था 2,000 रुपया। तो बैड डेट भी पता चल गया मेरे को, प्रोविजन भी पता चल गया। ठीक है, ओपनिंग प्रोविजन हम लोग के पास कुछ नहीं था, यानी फर्स्ट ईयर में कोई प्रोविजन नहीं था। On 31st December he owed 20,000, he had not up to the time maintained a provision। 31st December तक तो प्रोविजन बनाया ही नहीं था। But now he thought of set up and decided to make a provision of 5% on debtor। यानी 31st December 04 को पहली बार 5% डेटर बनाया, किस पे, 20,000 पे, यानी 1,000 रुपया का प्रोविजन बनाया।
तो यानी 1105 को मेरे पास ऑलरेडी 1000 का प्रोविजन है। ठीक है, तो अभी अगर मैं पीबीडीडी अकाउंट बना के दिखाऊं, देखो बैड डेट अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है, बैलेंस शीट भी आप लोग कर ही लोगे। मैं पीबीडीडी अकाउंट बना के, तो पीबीडीडी अकाउंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैसे बनेगा, तो यानी 1105 को दिख रहा है मेरा आएगा बाई बैलेंस बॉट फॉर। ये कौन सा अकाउंट में बना रहा हूँ, पीबीडीडी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अकाउंट है। बैड डेट तो क्या है, टू बैड डेट बाई पीएल या फिर बाई पीबीडीडी कर देंगे, पहले ये बन जाए तो बैड डेट भी बन जाए। तो 1000 का मेरे पास प्रोविजन। 31 दिसंबर 05 को मैंने डिसाइड किया कि मेरा प्रोविजन कितना होना चाहिए। मेरा प्रोविजन मेरे को पता चला मेरा डेटर 28,000 है, तो 28,000 का 5%, 28,000 का 5%, यानी 1400 रुपया मेरा प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, और बैड डेट कितना का हुआ था, 2000 रुपया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर 2000 रुपया था ही नहीं, तो बैड डेट मैं यहाँ से सिर्फ 1000 रुपया एडजस्ट कर पाऊंगा। 2000 का बैड डेट हुआ था फर्स्ट ईयर, पर मेरे पास तो 2000 रुपया है ही नहीं ओपनिंग में, तो आई कैन एडजस्ट ओनली 1000। 1000 रुपीज मेरे को पीएल से लेना पड़ेगा, वो पीएल में देखा जाए। और यहाँ पर 31 दिसंबर 05 को आ जाएगा बाई पीएल 1400। नेक्स्ट ईयर 1106 को क्या होगा, बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड 1400 रुपया का मेरा प्रोविजन है पहले का। 31 दिसंबर 06 को टू बैलेंस सीडी मेरे को प्रोविजन बनाना है। कितना का बनाना है मेरे को प्रोविजन बनाना है, आई थिंक 15,400। 15,400 का 5% बनाना है 770 रुपये, और टू बैड डेट हुआ है 600 रुपये। तो 600 रुपया बैड डेट हुआ है 2006 में। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग सारा वर्किंग किए थे। 600 रुपया बैड डेट हुआ था, 770 का हम लोग को प्रोविजन बनाना था, 15,400 मेरा क्लोजिंग डेटर निकला। और पिछले साल हम लोग का 28,000 क्लोजिंग डेटर निकला था, प्रोविजन बनाना था 1400 का, 2000 रुपया मेरा बैड डेट हुआ। ठीक है, तो 15,400 का 5%, तो ये 1400 में 1370 रुपया माइनस हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2PL 30। ये काम खत्म। अब आता है बैड डेट कैसे बनाएंगे। तो बैड डेट जब बनाएंगे तो फर्स्ट ईयर में हम लोग को कितना बैड डेट हुआ है, 31 दिसंबर 05 टू बैड डेट सॉरी टू सन्ड्री डेटर 2000 रुपये का हुआ 31 दिसंबर 05 को। बाई पहले पीबीडीडी में जितना है वहां से ले लो, पीबीडीडी में 1000 रुपया वहां से ले लिए, फिर बाकी 1000 रुपया हम लोग को पीएल से लेना पड़ा, क्योंकि पीबीडीडी के पास उतना रुपया नहीं था। फिर नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 06 को टू सन्ड्री डेटर्स 600 रुपया हुआ, और इस बार पूरा रुपया हम लोग को पीबीडीडी से मिल गया, तो बाई पीबीडीडी 600। तो इस तरह से पीबीडीडी अकाउंट और बैड डेट अकाउंट हम लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, बैलेंस शीट में क्या एंट्री करना है, वो ऑलरेडी हम लोग एक्सेल से काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि कैसे प्रोविजन को माइनस करेंगे और उसके बाद हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। हाँ, सन्ड्री डेटर का यहाँ पर जो मैंने पेंसिल से प्लस माइनस करके दिखा दिया, उसके लिए आपको वर्किंग में सन्ड्री डेटर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सन्ड्री डेटर का लेजर देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिखाया है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। सन्ड्री डेटर का ऐसे लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलो ये वाला सम को अगर कर ले, तो ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपया का था मेरे पास, फिर हम लोग सेल्स किए थे 2,40,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, मेरे पास कलेक्शन आ गया था 2,30,000 रुपया का, और डिस्काउंट अलाउड तो मैंने कुछ नहीं किया था, पर बैड डेट हुआ था 2,000 रुपया। ठीक है, तो बैड डेट हो गया था 2 लाख इसका, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा था, 28,000। इज इट ओके? देखो 2,60,000 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2,00,000
30 और यहाँ पर 30, 2,60,000 बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 20,000 था, फिर मैंने सेल किया था 2,40,000 का, क्वेश्चन में दिया था। चलो एक बार पढ़ लो, नहीं याद है तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। क्या दिया था मेरे पास, पहले का ओपनिंग डेटर था 20,000 रुपया, उसके बाद मैंने सेल किया था 2,40,000 का, तो ऐड किए थे तो 2,60,000 आया। 2,30,000 का कलेक्शन हुआ था, 2,000 का बैड डेट हुआ, तो जो कलेक्शन और बैड डेट हुआ वो बाई साइड में मैंने लिख दिया। तो बाई कैश 2,30,000, बाई बैड डेट 20,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया 28,000। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या, फर्स्ट ईयर हम लोग क्या किया, 28,000 पे 5% प्रोविजन कैलकुलेट किया। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस हो गया 28,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, मैंने बिक्री किया 2,60,000, गुड 2,60,000 का बिक्री किया। और उसके बाद मेरे को कैश कलेक्शन आया 2,72,000 रुपया का। बैड डेट मेरे पास हुआ 600 रुपया का, तो मेरे पास बैलेंस बचा 15,400। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सन्ड्री डेटर का वर्किंग में लेजर बनाएंगे दोनों साल का, और वहां से क्लोजिंग बैलेंस निकलेंगे। और उसके बाद फिर मैंने जैसे कॉपी में पीबीडीडी बनाना सिखाया, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग पीबीडीडी का लेजर बनाए और बैड डेट का लेजर बनाए, वो सन्ड्री डेटर का वर्किंग करने के बाद बनेगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना प्रोविजन बना, कितना बैड डेट हुआ, ये सारा एंट्री हम लोग उसके बाद करें। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट कैसे बनता है, बैड डेट अकाउंट कैसे बनता है। सेम अगर हम लोग को डिस्काउंट का कभी अकाउंट बनाना पड़े, तो जो अप्रोच हम लोग बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए लिए हैं, बिल्कुल वही अप्रोच हम लोग डिस्काउंट अलाउड के लिए। मान लो इस क्वेश्चन में जो 2,000 रुपया बैड डेट बोला, मान लो अगर बोलता है कि पहले साल डिस्काउंट अलाउड किए 2,000 रुपया और दूसरे साल डिस्काउंट अलाउड किए, तो यह पूरा एंट्री एज इट इज होता, खाली यहां पर नाम हो जाता डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर लिखते डिस्काउंट अलाउड और यहाँ टू सन्ड्री डेटर बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट की जगह लिखते प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखते, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, और पीएल से 1,000 रुपया। फिर नेक्स्ट ईयर 600 रुपया बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 600। यहाँ पर ये जो लेजर पीबीडीडी बना है, ये बन जाता प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स। बिल्कुल सेम एंट्री होता, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली यहाँ बैड डेट की जगह हम लोग डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, यहाँ भी बैड डेट की जगह हम लोग डिस्काउंट अलाउड, बाद बाकी सारा चीज एज इट इज रहता। हाँ, बस जो प्रोविजन कैलकुलेट हुआ है, पीबीडीडी जो कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पर 28,000 का 5% हुआ। ठीक है, अगर मान लो प्रोविजन होता और उसके बाद डिस्काउंट होता, तो पहले हम लोग 28,000 में से ये पीबीडीडी का 1,400 रुपया माइनस कर, तब 26,600 रुपया, उसका फिर जो भी 5% या 4% निकालना होता, वो इस फिगर का निकाल के यहाँ लिख। मान लो कि पीबीडीडी एंड डिस्काउंट दोनों है तो, और अगर सिर्फ डिस्काउंट है, पीबीडीडी कुछ है ही नहीं, तो जो मेरा ओरिजिनल डेटर का फिगर निकला उसी के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर देते। तो ये तो हम लोग यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में पहले ही सीख लिए थे, दोबारा से एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सन्ड्री डेटर मेरा जो भी आता, उस पे पहले क्या होता, अगर फर्दर बैड डेट है तो ठीक है, अगर फर्दर बैड डेट नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम लोग का जैसे फर्स्ट ईयर 28,000 का डेटर आया, तो 28,000 रह गया। प्रोविजन हम लोगों ने कितना बनाया, प्रोविजन हम लोगों ने मान लो पहले साल बनाया था 28,000 का 5%, तो 1,400। तो मेरा क्लोजिंग आ जाता 26,600। फिर 26,600 का 5% अपने बना, ठीक है, 26,600 का 5% बनाते 1,330 रुपया आता, तब मेरा बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेटर ऐसा नहीं। और ये जो 1,330 रुपया आता, वो हम लोग क्या लिख देते, टू बैलेंस सीडी करके लिखते। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मेरा बैलेंस कितना आया था, 15,400 रुपया मेरा डेटर आया। तो 15,400 डेटर आया, बैड डेट कुछ नहीं हुआ, तो 15,400 का 5% 770 रुपया किए, तो बैलेंस आ जाता 14,630। 14,630 का फिर 5% हम लोग निकालते 731। तो 731 रुपीज को हम लोग टू बैलेंस सीडी लिखते थे। तो कौन से अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। तो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, उसमें हम लोग इस तरह से करेंगे। डिस्काउंट अलाउड में क्या होता है, टू सन्ड्री डेटर बाई
या तो पीबीडीडी पीडीडी होता बाई पीडीडी, और अगर शॉर्टेज होता तो बाई पीएल कर। तो जैसे पहले साल डिस्काउंट अलाउड अगर मान लो 2000 रुपया, तो 1000 रुपया पीडीडी लेते, 1000 रुपया पीएल से लेते। दूसरे साल डिस्काउंट अलाउड 600 है तो पूरा पीडीडी से मिल जाता। प्रोविजन का हमने समझा ही दिया कैसे करना है। पुराना प्रोविजन कुछ नहीं है मान लो, या 1000-2000 रुपया जो भी है, तो क्लोजिंग पीबीडीडी लिखेंगे। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कैसे बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड कैसे बनाएंगे, बैड डेट अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट कैसे। तो ये 4 मेन लेजर हम लोग को समझना था जो हम लोग कर। अब क्या बचता है, खाली 2 इंपॉर्टेंट लेजर बचता है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। वैसे तो ये 2 लेजर हम लोग को बनाना नहीं होता है क्योंकि टेक्निकली इट इज नॉट अलाउड, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। तो मान लो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना, तो यहां पर आ जाएगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहां आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और अगर उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो टू पीएल आ जाएगा। एंड एवरी ईयर इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड का अगर हम लेजर बनाते हैं तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस टू साइड में आएगा, टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड। अगर कोई बैलेंस है तो वेरी गुड, मान लो हम लोगों ने प्रोविजन 4000 का बना रखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 3000 रुपये, तो बाई डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देंगे 3000 रुपये, और क्लोजिंग मान लो हम लोग टू बैलेंस सीधी क्रिएट करना चाहते हैं, 60,000 का मेरा क्रेडिटर है, उस पर 10% हम डिस्काउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो 6000 रुपया, 60,000 मैंने अपने मन से लिया, मान लो अज्यूम करो कि माई क्रेडिटर इज 60,000, इस बार क्रेडिटर, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो क्रेडिटर से होता है, तो मान लो मेरा बाई बैलेंस सीधी 60,000 का क्रेडिटर का 10% 6000, तो यहाँ पर हो जाएगा टू पीएल अकाउंट 5000। ठीक है, पीएल अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो पीएल अकाउंट में आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5000। बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या होगा, करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, वहां लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 रुपये का था, उसमें लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, प्रोविजन कितना का बनाए, 6000 का बनाए, माइनस करके यहाँ पर 54,000। बैलेंस शीट बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखो एक चीज अगर समझ में आ गया तो बाकी अपने आप क्लियर होते जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर प्रोविजंस एंड बैड डेट। तो इसका फर्स्ट सेशन में हम लोग को जितना सीखना था हम लोग सीख लिए। होपफुली हम लोग एक सेशन और करेंगे और उसमें एक और थोड़ा सा टफ सम करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे किया जाता है। पर ये सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन। चलो बाय बाय।